हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य रूप से भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करने वाले बल आईटीबीपी की, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की, जिसकी शुरुआत भारत तिब्बत सीमा की चीन की तिब्बत स्वायत्त वाले क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। यह बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। दोस्तों, भारत चीन संघर्ष के उपरांत देश की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ एक्ट के तहत इस बल का गठन किया गया, जिसकी शुरुआत केवल 4 पलटनों यानी 4 बटालियंस के साथ की गई थी, जिसमें अब तक 45 प्लस सेवा पलटन और 4 विशेषीकृत पलटन हो चुके हैं, जिसमें लगभग 89,432 एक्टिव पर्सन्स काम कर रहे हैं। इसके उद्देश्य यानी मोटो की बात करें तो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, यानी इसके उद्देश्य में ही छिपा हुआ है बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता। यह दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्य यानी मुख्य जिम्मेदारियों की बात की जाए तो भारत तिब्बत की जो सीमा है उसकी रक्षा और रखवाली करना, सीमा की जो जनता है उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन तथा आपदा प्रबंधन आदि इसके कुछ मुख्य कार्य हैं। दोस्तों, 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाई के बीच घटते बढ़ते 3488 किलोमीटर लंबे पर्वत क्षेत्र, जहां का टेम्परेचर 0 से भी 45 डिग्री नीचे के पारे पर रहता है, वहाँ के चिलचिलाती सर्दीली जगहों, अथाह घाटियों, दुर्गम गड्ढों, अंधियारी नदियों, खतरनाक ग्लेशियरों, पथरीली ढालों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच आईटीबीपी के हर जवान को, चाहे वह जवान हो या फिर अधिकारी हो, इन सभी को, यदि आप आईटीबीपी के अंतर हैं तो सभी को अपने सेवा काल का एक बड़ा हिस्सा इस जगह पर बिताना पड़ता है, जो कि काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में दिपुला तक विस्तृत है। एक आईटीबीपी जवान अपने नमक के प्रति वफादार, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और इंसानी या प्राकृतिक किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति हो तो उसके प्रति अडिग रहता है। वह चीज़ों में सुधार और उपलब्ध संसाधनों के अधिकाधिक इस्तेमाल के पथ पर ही चलता है। इसलिए आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कहते हैं, यानी हिमवीर के नाम से भी आईटीबीपी के जवान को जानते हैं। इस प्रकार से मतलब हिमालय के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तैनाती के लिए आईटीबीपी के जवान को पहाड़ों की चढ़ाई, पर्वतारोहण और पर्वत पर युद्ध के तरीकों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें एक अच्छा सिपाही बनने के लिए गुरिल्ला युद्ध का अभ्यास भी कराया जाता है। जो सीमा के लोग होते हैं, यानी जो भारत तिब्बत सीमा की रखवाली करते हैं, तो उस सीमा के जो लोग होते हैं उनको सुरक्षा की भावना प्रदान करने और वहाँ के लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए आईटीबीपी का जवान जो होता है वो दूरस्थ सीमा क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण, मरम्मत के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के समय उन लोगों की मदद करते हैं। चिकित्सा और पशु चिकित्सा के लिए शिविरों का आयोजन करते हैं। एक उदार बल के रूप में जो है आईटीबीपी स्थानीय सीमा जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है ताकि कोई भी दिक्कत वहाँ पर ना हो। आईटीबीपी भारत का एक ऐसा अकेला अर्धसैनिक बल है जिसके पास एक महिला स्नाइपर यूनिट है, जिसको झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, जो कि माना घाटी पर अपनी सेवा दे रही है। दोस्तों, इसके बल की बात करें तो चाहे वो 1965 का भारत पाक संघर्ष हो या फिर 1971 की बात की जाए, हर समय इसने अपने दुश्मनों से लड़कर उन्हें युद्ध क्षेत्र में ही मारकर बाहर भगाने, पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिक बलों को समाप्त करने के लिए तलाशी अभियान चलाने में और प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने में अग्रिम अपनी जिम्मेदारी निभाती रही है। आईटीबीपी के जवान खेलों में भी जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण में इसने अपने मिसाल स्थापित किए हैं। एवरेस्ट में 5 बार और कंचनजंगा की चोटियों सहित और भी कई चोटियों से को मिला करके 165 से भी अधिक विश्व स्तरीय चोटियों पर तिरंगा लहराया है। सबसे बेहद गर्व का क्षण तब था जब 10 और 12 मई 1992 को एक आईटीबीपी महिला पुलिस अधिकारी समेत 8 पर्वतारोहियों ने
माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई का इतिहास रचा है। अब दोस्तों इसके जॉब वर्क और जॉब लोकेशन को देखने के बाद अगर गर्ल और बॉयज़ दोनों के लिए जॉब रिस्क की बात की जाए तो थोड़ा रिस्की जॉब होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी जॉब होती है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, गर्ल और बॉयज़ दोनों। इसके बाद इसमें कुछ अदर फैसिलिटियों की बात की जाए, जैसे ड्यूटी किस प्रकार से होती है, कितने घंटे की होती है, सैलरी क्या होती है, अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रमोशन वगैरह सारी चीज़ें, तो एक एक करके देखते हैं। इसमें ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी दोस्तों वैसे तो मैक्सिमम आपकी भारत तिब्बत सीमा पर ही रहने वाली है, लेकिन भारत में कहीं भी ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है कुछ काम पड़ने पर। और जो डेली ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। जैसे कोई इमरजेंसी वर्क पड़ जाता है तो उस समय आपको 8 घंटे से ज़्यादा अथवा कोई काम नहीं है तो कम भी ड्यूटी मिल सकती है। इसके बाद इसमें कैंटीन की बात करें तो कैंटीन जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलती है यानी सीपीसी, उसी प्रकार से इसमें भी सीपीसी यानी सेंट्रल पुलिस कैंटीन की व्यवस्था होती है। जो आर्मी को EX सर्विसमैन का दर्जा मिलता है वो आपको ITBP के अंतर्गत नहीं मिलेगा, यानी ITBP में EX सर्विसमैन का दर्जा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसमें छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियाँ भी CISF को छोड़ करके अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ही होती हैं, यानी EL अर्न लीव जो होती हैं वो 60 दिन की, CL कैजुअल लीव जिन्हें कहते हैं वो 15 दिन की। इसके बाद HPL हाफ पे लीव से जाने वाली 20 दिन नॉर्मल होती हैं। इसके बाद आप 1 साल अथवा मैक्सिमम 2 साल तक का HPL ले सकते हैं। EL जो छुट्टियां होती हैं वो आप यदि प्रेजेंट साल में यूज नहीं कर रहे हैं अथवा कुछ छुट्टियां आपने यूज कर लिया लेकिन कुछ छुट्टियां आपकी बच गई हैं तो आपके आने वाले अगले साल में ऐड कर दी जाती हैं। लेकिन जो CL होती हैं कैजुअल लीव वो आपको यदि आप प्रेजेंट साल में यूज नहीं कर रहे हैं तो अगले साल में आपको नई CL के रूप में मिलेंगी। ये वाली CL आपकी स्वतः ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आप छुट्टियाँ लेकर घर आते हैं तो आपको घर आने के लिए साल में 2 टिकट आने और जाने दोनों के लिए, यानी जैसे आप एक बार आ रहे हैं तो आपको घर आने प्लस वापस ड्यूटी स्थान पर जाने के लिए टिकट मिलेगी, प्लस आपको दोबारा जब आएंगे तब भी यही सुविधा मिलेगी, यानी साल में 2 टिकट आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो सैलरी आपका जो बेसिक पे होता है वो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ही होता है, यानी 21,700 रुपये। साथ में आपको DA, TA, HRA राशन की सुविधा मिलती है और अलाउंसेस जो होते हैं वो सभी प्रकार के, जैसे प्रोजेक्ट अलाउंस, टफ अलाउंसेस, हाई रो, मीडियम सभी प्रकार के अलाउंसेस दिए जाते हैं। अलाउंसेस आपके होम डिस्ट्रिक्ट से डिस्टेंस पर भी निर्भर करते हैं, प्लस आपके जॉब वर्क प्लस लोकेशन पर भी निर्भर करते हैं, यानी जितना रिस्क आपके जॉब पर होगा उसी प्रकार से आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, जो DA होता है महंगाई भत्ता होता है, TA आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेस होता है, HRA होम रेंट अलाउंस होता है और राशन साथ में हो गया। जो कि TA और HRA जो होते हैं दोस्तों ये आपके ट्रेनिंग पीरियड पे नहीं मिलते, यानी जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी उस समय आपको TA और HRA नहीं मिलेंगे, बाकी सभी सुविधाएं आपको स्वतः उसी दिन से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में आपको चाइल्ड एजुकेशन की व्यवस्था भी मिलती है, यानी अगर स्टार्टिंग सैलरी बात करें आपकी ट्रेनिंग के बाद की स्टार्टिंग सैलरी तो वो लगभग 35,000 के समथिंग स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे सैलरी का प्रमोशन शुरू होता रहता है। और साथ में आपको जो चाइल्ड एजुकेशन मिलता है वो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, चाहे तो आप वहीं से पढ़ा सकते हैं या फिर आप यदि बाहर से हॉस्टल वगैरह से पढ़ा रहे हैं तो आपको हॉस्टल सब्सिडी की व्यवस्था मिलती है। और मेडिकल फैसिलिटी आपको पूरे परिवार को दी जाती है, यानी आप हों, आपके बच्चे हों, माता पिता हों, सबके लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था मिलती है। इसके बाद इसमें प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आप इसमें भी 2 प्रकार से ले सकते हैं। पहला तो हो गया डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, दूसरा हो गया एक्सपीरियंस बेस पर। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए आपका इंटर मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी जब आप कांस्टेबल बनते हैं तो उसका तो मैट्रिकुलेशन होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन जब आप डिपार्टमेंटल के थ्रू बड़े पद का एग्ज़ाम देंगे मिनिमम आप जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन से 4 साल तक आप कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर रखा गया है। इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट SI का पेपर दे सकते हैं या फिर ASI का एग्ज़ाम दे करके आप बड़ा प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन की जो सीढ़ी होती है वो कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद SI सब इंस्पेक्टर और मैक्सिमम इंस्पेक्टर तक होता है।
एक्सपीरियंस बेस पर बात करें तो एक्सपीरियंस बेस पर दोस्तों प्रमोशन तो इसमें भी एक सीढ़ी छोड़कर दूसरा का मिल जाता है, लेकिन बहुत कम होता है। एक्सपीरियंस बेस एक बिल्कुल कछुए की भी चाल से कम कहा जा सकता है प्रमोशन लेने का तरीका। जब जिस दिन से आप जॉब करने लगेंगे उस दिन से आपकी जॉब परफॉर्मेंस यानी एक जॉब डायरी बनने लगेगी। उसमें आपके सारे बिहेव, सारे वर्क लिखे जाएंगे, किस प्रकार का आप काम कर रहे हैं, क्या क्या आपने अच्छे काम किए हैं, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड बनाया जाता है। उसी हिसाब से आपका जो है प्रमोशन किया जाता है। मिनिमम 10 साल प्रमोशन, आप कितना भी अच्छा काम करें लेकिन 10 साल प्रमोशन बिल्कुल भी एक्सपीरियंस बेस पर नहीं मिलता है। 10 साल के बाद आपके काम के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 15 साल तक में आपका फर्स्ट स्टेज का प्रमोशन दे दिया जाता है 15-16 साल में। जैसे मान लीजिए बहुत आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप सीनियर न बना करके आप हेड कांस्टेबल बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप जितना भी अच्छा काम कर दें लेकिन डायरेक्ट आप एएसआई एसआई नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और जो इसके प्रमोशन का फंडा होता है वो मैक्सिमम मतलब क्या मिनिमम एकदम से कुछ ही कम बच्चे, नथिंग ही कह सकते हैं, जो कि इंस्पेक्टर तक पद पहुंच पाते हैं, यानी इंस्पेक्टर तक का प्रमोशन ले पाते हैं। नहीं एएसआई अथवा कुछ बच्चे जो होते हैं एसआई तक भी पहुंच जाते हैं, वहां तक प्रमोशन लेने के बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी तब तक उनका रिटायरी का समय ही आ जाता है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उससे आप यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। यानी मेरे हिसाब से आप माने तो आप पढ़ाई करते रहें जॉब करने के बाद भी, और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं और जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। अथवा यदि आप इसकी जॉब कर रहे हैं और जॉब करते वक्त आपका मन नहीं बैठ रहा, आपका मन है कि मैं बाहर का कोई एग्ज़ाम दूं और बाहर जॉब करूं, दूसरा कोई पकड़ूं, तो आप ज़रूर इसके अंतर्गत रहकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और बाहर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप इसको छोड़ने के बाद दूसरा जॉब कर सकते हैं। जिसका क्राइटेरिया होता है, यदि आप उसके अंतर्गत छोड़ रहे हैं तो आपको कुछ पैसे पे करना पड़ता है, लेकिन जब क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है तो उसके बाद आप बिना पैसा पे किए छोड़ सकते हैं। इसमें फैमिली रखने की बात करें तो गर्ल और बॉयज़ दोनों आप ड्यूटी के साथ फैमिली भी रख सकते हैं, लेकिन जो फैमिली क्वार्टर्स होते हैं वो काफ़ी दूर, यानी लगभग 100-150 किलोमीटर के दूर ही बने होते हैं, जहाँ पर आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जैसे ड्यूटी लग गई तो वहाँ पर बिल्कुल आप फैमिली नहीं रख सकते हैं। यानी इस हिसाब से आईटीबीपी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन यदि आप परमानेंट फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो थोड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए किस प्रकार की जॉब होने वाली है। मैंने सारी चीज़ें आईटीबीपी के आपको बताने की कोशिश की है कि इसके बारे में आप पूरी तरह से जान लें। फिर भी आपको इस वीडियो से लेकर कोई सुझाव या सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।